इसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड जनरली 3 टाइप्स क्लासिफाइड करते हैं। एक तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिजिकल केमिकल, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने आपको बताया था, कुछ तो प्रॉपर्टीज बताई थी कि एसिड जितने भी होते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, है ना। इनको अगर टेस्ट करते हो तो ये खट्टापन देते हैं, सोर इन टेस्ट होता है। जैसे दही हो गया, कर्ड हो गया, है ना, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो वो सारे आपके पास क्या है, एसिड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपको पता करना हो कि आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन हो कि ये एसिड है या बेस है, तो एक लिटमस पेपर आता है। उस लिटमस पेपर को अगर अपन डिप करेंगे, लिटमस पेपर दो टाइप के आते हैं, एक तो होता है ब्लू लिटमस, सेकंड होता है रेड लिटमस। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो डिप करने पर वो किसमें टर्न हो जाता है, रेड लिटमस। और एसिड की मैं अगर बात करूं तो रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है। कि अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन एसिड का है, आप रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करना चाहो कि ये एसिड है कि बेस है, तो अगर आप उसको रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ब्लू को तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। रेड लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी कि रेड से ब्लू नहीं बनाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि जितने भी आपके पास एसिड है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। एसिड क्यों, बेस भी कर सकते हैं, दोनों ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से इसको कि कैसे करते हैं। आपको पता है कंडक्टर एक टर्म आती है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, उसको आप क्या कहते हो, कंडक्टर। एक आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होती है कि भैया जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उसको आप क्या कहते हो, इंसुलेटर। कंडक्टर की मैं अगर बात करूं तो कंडक्टर आपके पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके पास रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और सेकंड आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो है उसको आप मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है उसको आप क्या कह सकते हो, आयोनिक कंडक्टर भी कह सकते हो। तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। मतलब चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन किसके कारण से हो, इलेक्ट्रॉन के कारण से हो, इसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाती है, मेटल्स, जो अपना चैप्टर रहेगा अगला, नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें आपके पास चार्ज कैरियर जो है वो कौन रहते हैं, आयन। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं।
कि जैसे मैं अगर बात करूं HCl की, तो मेरे पास क्या आ गया, एक H+ आ गया, एक Cl- आ गया, एक मेरे पास क्या आ गया, कैटायन आ गया, और एक मेरे पास क्या आ गया, एनायन आ गया। अब ये आयंस क्या करते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, वो किसके कारण से होता है, इन आयंस के कारण से होता है। HCl ले लीजिए, मैं अगर बात करूं कि मेरे पास H2SO4 है, तो क्या मिलेगा, 2H+ प्लस SO4-। तो जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे एसिड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो अपने आयंस में क्या हो सकते हैं, डिसोशिएट हो सकते हैं। अपने आयंस में अगर वो डिसोशिएट होंगे तो आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। तो इसके कारण से कहा जाता है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। अब HCl आ गया, H2SO4 आ गया, HNO3 अगर आ जाए आपके पास, तो HNO3 भी क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो जितने भी टाइप के एसिड हैं वो आपके पास क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जनरली क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने बताया कि एसिड जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो जो आयन का फॉर्मेशन हो रहा है वो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके कारण से इनको क्या कहा जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आपके पास क्या था, एसिड सोलिन टेस्ट होते हैं। सेकंड क्या बताया था कि आपके पास एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में, और रेड लिटमस का कन्वर्जन नहीं करते। फोर्थ पॉइंट क्या था, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए कुछ केमिकल रिएक्शन है एसिड की, जिसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। अपन इसको यूं भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, देखिएगा आपकी जो एक्टिविटीज है, मैं अपन अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं एसिड के बारे में, ठीक है ना। तो एसिड तक की एक्टिविटीज आप अपनी एनसीईआरटी से देखिए। अपन एसिड कंप्लीट होते ही एसिड तक की एक्टिविटीज कंप्लीट करेंगे और साथ में इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेस वाला टॉपिक लेंगे और बेस की जो एक्टिविटीज है वो भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पहले टॉपिक समझेंगे। आप भी अपने आप क्या है कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट के हैं वो, और उसके साथ साथ जो आपके एक्टिविटीज गिवन है बुक में वो आप देखिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले आपके पास क्या आती है, रिएक्शन विथ मैटर। रिएक्शन विथ मैटर, अपने को एक पेरेंट इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। पेरेंट इक्वेशन क्या होगी इसकी, रिएक्शन विथ मेटल की, कि एसिड है वो रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो मेटल के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, सॉल्ट देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इसके कारण से ये एरो से शो किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, इवॉल्व हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि HCl है, उसकी रिएक्शन आपने Na के साथ करवाई। Na के साथ करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो मिलेगा NaCl सॉल्ट है, प्लस आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस करना, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो इसको आप हाफ H2 लिख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का मीन्स क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल में या वो गैस जो है वो उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप कभी भी हाइड्रोजन गैस लिखते हो, अगर उसको आप ऐसे सिंबलाइज करते हो तो आप एकदम गलत हो।
आपके पास अगर यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है तो आप उसको हाफ H2 लिखे ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से हाफ हटा दीजिए, यहाँ से आप हटा के यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 2HCl। तो 2HCl प्लस Na आपको क्या मिला NaCl प्लस H2 गैस जो क्या हो जाती है इवॉल्व हो जाती है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर Zn के साथ करवाएं तो Zn के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा ZnSO4 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन है इसकी एक्टिविटी भी आपको बुक में गिवन है कि अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के पाउडर फॉर्म में जिंक है, H2SO4 में उसको मिला रहे हो तो क्या मिलेगा। तो अगर आप क्या करते हो जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हो तो आपको मिलता है जिंक सल्फेट और वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो बबल का फॉर्मेशन करती है तो अपने को पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है इवॉल्व। मैग्नीशियम के साथ HNO3 इज अ टाइप ऑफ एसिड, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपको क्या मिल जाएगा H2 गैस बाहर निकल। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2HNO3 प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस क्या हो गई इवॉल्व हो। तो अपने को तो ये पेरेंट इक्वेशन है इसकी ये ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का, और उसके साथ साथ क्या होती है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है ना, तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी बाहर होगी। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी, किसकी थी रिएक्शन विथ मेटल, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे जो एसिड होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। आपने एक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट चैप्टर में। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड। कि अगर आप क्या करवाते हो कॉपर की रिएक्शन करवा देते हो इसके साथ H2SO4 डाइल्यूट के साथ, तो आपके ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। बिकॉज उसका रीजन क्या है कि आपके पास अगर सोडियम आ जाए, जिंक आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए तो ये सारी की सारी हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। तो जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है किसी भी एसिड में। अब ये कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कभी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगी, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं। अब आप कंसंट्रेट एसिड यूज करते हो तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है बट वहां पे SO2 गैस का फॉर्मेशन हो। तो ये आपके पास होगा कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये अपने को पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव मेटल्स होगी वो ही क्या कर सकती है एसिड को, एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। तो ये फर्स्ट थी रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता सेकंड रिएक्शन विथ metal carbonate and metal hydrogen carbonate। मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर देखें तो कार्बोनेट आपके पास क्या होता है CO3-2, और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखें तो उसका फॉर्मूला होता है HCO3-। अगर आप किसी भी मेटल की रिएक्शन, मेटल प्लस सॉरी एसिड की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं
मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस आपको क्या मिलेगा H2। यही अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्लस आपको क्या मिलेगा? H2O वाटर। तो मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम रहेगा। एक तो सॉल्ट मिलेगा, एक CO2 मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। तो जैसे देख लेते हैं आप एग्जांपल, 2HCl प्लस Na2CO3। Na2CO3 को आप क्या कहते हो? सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2NaCl प्लस आपको क्या मिलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस आपको क्या मिलेगा? H2। ये अगर आप क्या करवाते हो? HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? NaCl प्लस CO2 प्लस आपको क्या मिलेगा? H2। तो कोई भी आपके पास एसिड हो उसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी प्लस क्या मिलेगा आपके पास? H2। एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं इस पे। H2SO4 की रिएक्शन आप किससे करवाते हो? मान लीजिए CaCO3 से करवाते हो। CaCO3 को लाइमस्टोन कहते हैं या आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको CaSO4 सॉल्ट प्लस CO2 प्लस आपके पास क्या आएगा? H2, है ना। ये अगर आप क्या करते हो? H2SO4 की रिएक्शन करवा देते हो CaHCO3 के होल ट्वाइस, इसको आपने क्या कह दिया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस आपको क्या मिलेगा? CO2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? H2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे 2CO2 और 2 आपके पास क्या रहेंगे? H2O रहेंगे। तो कोई भी ध्यान रखना, फर्स्ट आपके पास एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ थी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड अपन ने देखा कि एसिड की रिएक्शन आपने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई, तो मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएंगे अगर, तो मेटल कार्बोनेट के साथ करवाने पर आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर। और ये अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हो तो भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ओके, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। परसों किसी बच्चे ने पूछा था कि सर CaCO, देखिएगा एक रिएक्शन और देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या कहते हो? लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन क्या कहते हैं? लाइम वाटर भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप इससे कराओगे CO2 से, तो CO2 से इसकी रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस आपको क्या मिलेगा? H2। इस CaCO3 को आप क्या कह देते हो? कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हो तो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। और इसकी रिएक्शन वापस अगर आप क्या करवाते हो? CO2 से करवाओगे, CaCO3
प्लस H2O प्लस आपके पास CO2, तो आपको क्या मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो जो ये मिल्कीनेस ऑफ फ्लाइंग वाटर है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो पूरा सोल्यूबल हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो लाइव वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। किसके कारण से हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, इसकी रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हो तो ये वापस कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइम वाटर मिल्की किसके कारण से होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। अब ये जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाएगी कब, जब इसकी रिएक्शन वापस किससे कराओगे आप, CO2 से कराओगे। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा वो क्या रहता है, सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसके कारण से मिल्कीनेस जो है इसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये आपके रिएक्शन होगी किसकी, एसिड की, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है आपके पास, थर्ड वन इज रिएक्शन विद बेस। एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा, व्हेन एसिड reacts with base, then it forms salt plus water। सॉल्ट होता क्या है, किससे मिलता है, एसिड और बेस से मिलता है। बेस का कैटायन और एसिड का एनायन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो आपके पास आ गया, मान लीजिए कि HCl और उसके साथ आपके पास आ गया NaOH। HCl आ गया, HCl के साथ आपके पास क्या आ गया, NaOH। तो आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस क्या मिलेगा आपको, H2। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जो सॉल्ट है, कल किसी ने क्वेश्चन करा था कि सर सॉल्ट में अगर लिटमस का कलर चेंज हो गया तो उसका एसिडिक बिहेवियर होगा या बेसिक बिहेवियर होगा। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पे जो HCl है वो कौन सा एसिड है, वो है सर स्ट्रॉन्ग एसिड, कल एग्जांपल बताया था। NaOH है वो आपके पास कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आपस में रिएक्शन कराओगे तो जो सॉल्ट मिलता है वो सॉल्ट आपके पास कौन सा होगा, न्यूट्रल। अपन बाद में पीएच पढ़ेंगे कि पीएच क्या होती है। पीएच से किसी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक नेचर पता चलती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट ऑलवेज क्या रहेगा, न्यूट्रल। आप क्या कर लेते हो कि सर हम यहाँ पे तो CH3COOH लेंगे और यहाँ पे हम NaOH लेंगे। CH3COOH एक आपके पास वीक एसिड, NaOH आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों जब मिलेंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन सॉल्ट का ही करेंगे। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, देखिएगा CH3COON, सोडियम एसिटेट, और साथ में क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। अब जो ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट में बेसिक प्रॉपर्टीज ज्यादा हो, क्यों होगी, इसका कारण क्या है, क्योंकि आपके पास जो एसिड है वो कौन सा है, वीक, बेस है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। तो जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला हो प्रॉपर्टीज हमेशा उसकी रहेगी। यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी आपके पास स्ट्रॉन्ग, बेस भी आपके पास स्ट्रॉन्ग। तो जब दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो तो आपके पास जो सॉल्ट बनता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। जब एक कंपोनेंट वीक हो दूसरा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा
वो स्ट्रॉन्ग वाले के रेस्पेक्ट में अपन उससे बात करें। यानी कि ये जो सॉल्ट है इसको आप क्या कहोगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको आप क्या कहोगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी कभी एसिड की रिएक्शन आप बेस से करवाते हो तो आपके पास सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब जो ये सॉल्ट है उसकी नेचर एसिडिक होगी या बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन से एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट आपके पास क्या रहेगा, न्यूट्रल। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग हो, जैसे यहाँ पे है एसिड आपके पास वीक है, बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है CH3COONA, इसको कहते क्या है, सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये आपके पास तीन रिएक्शन हो गई। पहली थी रिएक्शन विथ मेटल्स, दूसरी थी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, थर्ड रिएक्शन थी आपके पास रिएक्शन विथ बेस, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं अपन, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखिएगा ऑक्साइड मेटल के भी होते हैं, ऑक्साइड नॉन मेटल के भी होते हैं, ऑक्साइड मेटल के भी होते हैं, ऑक्साइड नॉन मेटल के भी होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड हैं जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो इजीली किससे रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड, इजीली एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया सोडियम ऑक्साइड Na2, मेटल का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मेटल का ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। तो जनरली जो मेटल के ऑक्साइड है वो आपके पास कौन सी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर। कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या हो गया, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उनको आप कौन से ऑक्साइड कहते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, इसके कारण से आप इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। Na2O मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा। MgO मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा। CaO मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा। अगर आपके पास CO2 आ जाए तो कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। आप रिएक्शन करवाओगे एसिड, एसिड की रिएक्शन करवाई मेटल ऑक्साइड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस साथ में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जैसे देख लेते हैं कि भैया 2HCl प्लस Na2O, तो इससे आपको क्या मिला, 2NaCl प्लस क्या मिलेगा आपके पास H2SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इससे आपको क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, H2। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपके पास एसिड की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात करूं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं, मेटल के खुद की बात करूं या मेटल के ऑक्साइड की बात करूं, तो ये चारों ही एसिड से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, और एसिड से रिएक्शन कर करके अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट सब में बनता है, चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाओ
चाहे एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाओ, चाहे एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ, चाहे एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करवाओ। ठीक है ना। तो ये आपके पास एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अगर इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना